बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। ना हो परेशान, खेती बाड़ी है आसान, बस समय का रखना है आप सभी किसान भाई बहनों का ध्यान, तभी तो आप बनेंगे एक सफल किसान। तो इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कृषि समाचार में क्या है खास। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गोपाल कृष्ण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। ड्रिप एग्रीकेशन लगवाने के लिए किसानों को मिलता है अनुदान। इस समय गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल में नमी बनाए रखना आवश्यक। एक साथ बहुत सारे काम करता है पावर टिलर। सिंचाई जल की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति बहुत ही कारगर साधन है। राज्य में सिंचाई जल की समस्या को देखते हुए राज्य सरकार के किसानों को ड्रिप एग्रीकेशन अपनाने के लिए योजना के तहत 90% तक अनुदान देती है। किसान भाइयों, जिस प्रकार गर्मी का मौसम धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी के अनुसार हमारे अपने खेतों के उचित कृषि कार्य भी करने होंगे। जिन किसान भाइयों ने अपने खेत में कद्दू, करेला, खीरा इत्यादि गर्मा लत्तेदार सब्जियों की फसल लगा रखी है, उन्हें अपने खेत में लगातार नमी बनाए रखने के लिए सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। नमी कमी हो जाने की स्थिति में उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, समय आ गया है गर्मा फसलों को लगाने का। इस समय अन्य सब्जियों के साथ खीरा हमारे यहाँ प्रमुखता से लगाई जाती है। जो किसान खीरा लगाना चाहते हैं वे बेहतर उत्पादन के लिए स्वर्ण शीतल, स्वर्णपूर्णा, स्वर्ण अगेती नामक खीरे के प्रभेद लगाएं। निश्चित तौर पर उन्हें लाभ होगा। स्वर्ण शीतल, स्वर्णपूर्णा और स्वर्ण अगेती ये खीरा के उन्नत प्रभेदों में प्रमुख माने जाते हैं। ये किस्में झारखंड की मिट्टी और जलवायु में बेहतर उपज प्रदान करने में सक्षम है। खेत की तैयारी कर 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्य को करके 80 से 120 क्विंटल तक खीरे की उपज पाई जा सकती है। लत्तर वाली या कद्दू वर्गीय सब्जियों में अन्य कीटों के साथ फल मक्खी नामक कीट लगते हैं। फल मक्खी कीट कोमल फल में छेद कर उसमें अंडा दे देती है। इससे इस कीट का विस्तार तेजी से होता है। ये पूरी फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और फलन अच्छी तरह नहीं हो पाता। फल मक्खी के नियंत्रण के लिए ग्रसित पौधे को नष्ट कर दे, लत्तर की जड़ के पास अच्छी तरह से निकाई करे। साथ ही मेलिथियान 50 इसी दवा की 50 मिलीग्राम मात्रा 500 ग्राम गुड़ को 50 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करना लाभकारी होता है। किसी भी फसल को लगाने के लिए सबसे पहले खेत की तैयारी करनी होती है। इस कार्य को आसानी से करने के लिए किसान पावर टिलर नामक उपकरण का सहायता ले सकते हैं। खेत की तैयारी में होने वाले बहुत सारे कामों को ये उपकरण तुरंत निपटा देता है। यह है पावर टिलर। खेत में ये उपकरण किसानों को बहुत तरीके से मददगार साबित होता है। इस उपकरण द्वारा खेत में जुताई, ढुलाई, ढेला फोड़ना जैसे कामों को आसानी से किया जा सकता है। पावर टिलर की मदद से एक दिन में लगभग 6 एकड़ भूमि को बुआई के लिए तैयार किया जा सकता है। और अब मंडी भाव में अनाजों के भाव जानने के लिए चलते हैं हमारी सहयोगी के पास। धन्यवाद गोपाल। दर्शकों, आज मैं जहां खड़ी हूं उसे कृषि बाजार कहते हैं, जो झारखंड राज्य के रांची जिले में स्थित है, जिसे हम सभी पंडरा बाजार समिति के नाम से जानते हैं। बीते दिनों क्या रहा मंडी भाव में खास, आइए हम जानते हैं। अगर हम बात करें चावल की, जिसमें लकी भोग प्रमुख होता है, उसका न्यूनतम भाव रहा 4,680 से लेकर अधिकतम 4,720 रुपये। वहीं हम मसूर की बात करें तो न्यूनतम 6,700 से लेकर अधिकतम 7,200 रुपये। दर्शकों, अब हम जानेंगे चना का हाल। चना रहा न्यूनतम 5,200 से लेकर 5,700 रुपये। वहीं अरहर का भाव रहा न्यूनतम 10,600 लेकर 12,200 रुपये। दर्शकों, ये रहा मंडी भाव। आगे भी आपको यूं ही हम बताते रहेंगे और आप चलते हैं स्टूडियो और देखते हैं कृषि समाचार। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस।
देवघर अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। धनबाद अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। कोरोना संक्रमण फिर से ना लौटे, इसलिए किसान भाइयों से निवेदन है कि कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें, संक्रमण से बचते हुए कृषि कार्य करें। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आपने देखा तकनीक के बारे में, उपकरण के बारे में, साथ ही मौसम का हाल भी जाना और कृषि से संबंधित कुछ नई बातें भी आपको जानने को मिली। अब समय हो चला एक छोटे से विराम का। विराम के बाद हम जल्द आते हैं। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारे बहुत ऐसे किसान भाई बहन हैं जो खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन भी अच्छे से करते हैं, डेयरी व्यवसाय करते हैं। तो उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि पशुओं में हरे चारे का क्या महत्व है। डेयरी व्यवसाय में दूध का अधिक उत्पादन पाने के लिए पशुओं को अच्छा चारा खिलाया जाता है और हरा चारा इसलिए भी बहुत महत्व रखता है। तो चलिए देखते हैं फीचर और लेते हैं जानकारी कि पशुओं में हरे चारे का क्या महत्व है। हमारे देश में पशुपालन की पुरानी परंपरा रही है। दूध उत्पादन के जरिए लोग अच्छी कमाई करते हैं, लेकिन ज़्यादातर किसानों को हरे चारे की समस्या का सामना करना पड़ता है।
विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी दुधारू पशु के लिए जितना ज़रूरी सूखा और दानेदार चारा होता है, उतना ही ज़रूरी हरा चारा भी होता है। आज हम आए हुए हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। आज हम बात करेंगे पशुओं में हरे चारे का महत्व क्या है। इसके लिए हमसे जुड़े हुए हैं साइंटिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र कुमार रजक। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, जैसे हम लोग अगर अपने आहार की बात करते हैं तो संतुलित आहार खाना चाहिए, उसी तरह पशुओं के लिए भी हम लोग बोलते हैं कि संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। और संतुलित आहार की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जो है कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन होना चाहिए। अगर हम लोग पशुओं की बात करते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है हमको मिलता है हरे चारे से, साथ से साथ सूखा चारा देना है और उसके साथ साथ हमको दाना भी देना है। प्राय ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो केवल जो है भूसा देते हैं और साथ साथ में कभी कभी वो दाना दे देते हैं, लेकिन तीनों चीज़ का समावेश कभी नहीं करते हैं, जिसके चलते पशुओं का जो है प्रजनन क्षमता साथ ही साथ उत्पादन क्षमता पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग बात करें उसकी उत्पादन क्षमता की, तो अगर हम लोग हरा चारा नहीं देते हैं उससे बहुत सारा जो है बीमारी देखने को मिलता है जानवरों में, जैसे कि समय पर गर्मी में नहीं आना। और अगर पशुओं को सीमेन भी दिया जाता है तो बार बार जो है सीमेन रखती नहीं है, रिपीट हो जाती है। अगर कोई खास करके जो जानवर दूध दे रही हैं, दूध के उत्पादन में कमी हो जाती है। अगर साथ साथ में देखते हैं कि फैट और उसका एसएनएफ जो है उसमें भी कमी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अभी अपना दूध कलेक्शन सेंटर में बेचते हैं, जिसके चलते उनको जो है फैट कम रहने के चलते उनको जितना उचित दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग को पशुओं के खास करके जो आहार है उसमें हरे चारे का समावेश करना बहुत जरूरी है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि हरे चारे कितने प्रकार के होते हैं। हरे चारे को अगर हम लोग विभाजित करते हैं तो एक तो हम लोग करते हैं कि उसके ड्यूरेशन के अनुसार से, एक होता है बहुवार्षिक चारा और एक होता है वार्षिक चारा। दुधारू पशु को साल भर हरा चारा देना बेहद ज़रूरी होता है, तभी पशु पौष्टिक दूध देगा और उसकी ग्रोथ भी होगी। जानकार कहते हैं कि हरा चारा फीड की लागत को कम करने में मदद करता है, उत्पादन का समय बहुत कम होता है, इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। वार्षिक चारा उसे कहते हैं जो कि हम एक साल में उसको लगाते हैं और एक साल के अंदर ही काट लेते हैं, उसको बार बार रोपाई करने की जरूरत होती है। अगर बहुवार्षिक की बात करते हैं तो बहुवार्षिक एक ऐसी चारा है जिसको हम लोग एक बार लगाते हैं और उसको हम 3 साल 4 साल तक काटते हैं। अगर हम लोग बहुवार्षिक का एग्जाम्पल बताएं, आपको उदाहरण के तौर पर बताएं, तो उसमें सबसे अच्छा जो है हाथी ग्रास है, जिसको हम शंकर नेपियर भी बोलते हैं, गिनी ग्रास है, पारा ग्रास है। तो इस तरह का ग्रास जो है अभी हमारे यहाँ उपलब्ध है, उसको आप लोग लगा करके उसको सालों भर उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसको बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वार्षिक की बात करते हैं तो वार्षिक में हमारा जो है जई है, लोबिया है और मक्का है, ज्वार है, सूडान है, इस तरह की घास को हम लोग लगा सकते हैं, जो कि हम लोग को बार बार लगाने की जरूरत पड़ती है। सर, परंपरागत एवं अपरंपरागत हरा चारा क्या है? अगर परंपरागत और अपरंपरागत की बात करते हैं तो बहुत सारे किसान भाई जो अभी तक करते आ रहे हैं वो पारंपरिक तरीके से करते आ रहे हैं हरा चारा का उत्पादन। अगर हम पूरे साल को डिवाइड करते हैं तो हम लोग का 3 सीजन होता है। 3 सीजन में जैसे खरीफ सीजन होता है, रबी सीजन और गर्मा सीजन, जिसको हम लोग जायद भी कहते हैं। तो हम लोग को तीनों सीजन में अलग अलग हरे चारे की समावेश करना चाहिए, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि दलहनी और अदलहनी होना चाहिए। तो दलहनी के लिए हम लोग अगर खरीफ में बात करें तो खरीफ में जो है हमको लगाना चाहिए मक्का, ज्वार और बाजरा, और साथ में जो दलहनी है, दलहनी के लिए हम लोग को लोबिया और ग्वार लगाना चाहिए। और इसी तरह रबी में हम लोग को अगर अदलहनी में लगाना है तो सबसे अच्छा जो होता है जई होता है, उसके साथ साथ मक्खन ग्रास है, और दलहनी में हमको लगाना है तो बरसी, मूसल, इसको हमको लगाना चाहिए। ज़्यादातर किस्मों के हरे चारे 12 मासी होते हैं। यह पशुओं को पोषक तत्व प्रदान करने का एक प्राकृतिक तरीका है। इसे भविष्य में उपयोग के लिए साइलेज में बदला जा सकता है। कृषि विशेषज्ञ की माने तो बेहतरीन पशु चारे की श्रेणी में 3 प्रकार के हरे चारे को शामिल किया गया है, जिसमें बरसीम घास, जिरका घास और नेपियर घास शामिल हैं। गर्मा में जो है सेम, जैसे कि हम लोग अभी बताए कि जो हम लोग को खरीफ में लगाना चाहिए, सेम वही लगाते हैं। जैसे अदलहनी की बात की है तो उसमें ज्वार, बाजरा और मकई, और दलहनी में हम लोग फिर जो है लोबिया, जिसको हम लोग काउपी भी बोलते हैं, ग्वार भी, स्टाइलो भी, इस तरह के घास को हम लोग लगा सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि सालों भर हरे चारे का उत्पादन कैसे करें।
सालों भर अगर हरा चारा उत्पादन करना है तो हम लोगों को हमेशा जो है वार्षिक और बहुवार्षिक घासों का समावेश करना होगा। जैसा कि अभी हम लोग पिछले बात कर रहे थे कि हर एक सीजन के अनुसार से अलग अलग हरे चारे की आवश्यकता होती है। जैसे खरीफ सीजन में बताया, रबी सीजन और गर्मा सीजन, ये तीनों सीजन में हम लोग को हरे चारे की लगाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ हम लोग को अपरंपरागत जो अनकन्वेंशनल फीड होता है, जैसे कि इसमें अजोला है और हाइड्रोपोनिक पाउडर है। तो ये पाउडर जो है बिना ज़मीन का होता है, इसमें केवल पानी की आवश्यकता हो। या अगर अजोला की हम लोग बात करें तो एक टैंक बना करके हम लोग अजोला के बारे में अजोला का उत्पादन कर सकते हैं। इसे में देखा गया है कि अजोला एक ऐसा फर्न है जो कि जलीय शैवाल की तरह होता है और वो बहुत जल्दी बढ़ता है। उसकी बढ़ोतरी 7 से 8 दिनों के अंदर हो जाती है, जिसके चलते जो पशुओं में देखिएगा कि दूध जो है 10 से 15% बढ़ जाती है। इसी तरह एक और हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी है, उसमें हाइड्रोपोनिक में कहा अभी हम लोग देखते आ रहे हैं कि दिनों दिन हमारा जो है जोत की भूमि कम होते जा रही है खास करके, और हमारे यहाँ जो है पशुओं के लिए चारे की समस्या बहुत विकट समस्या है और पानी की समस्या भी है। तो ऐसे समय में हम लोग बोलते हैं कि हाइड्रोपोनिक एक ऐसी चारा है जिसमें हम लोग को कम पानी चाहिए और उसमें ज़मीन की भी ज़रूरत नहीं है। उसको आप किसी भी प्लास्टिक ट्रे में लेकर के बना सकते हैं और उसमें आप मकई का उगा सकते हैं, इसी तरह गेहूं का उगा सकते हैं। और एक बहुत बढ़िया होता है क्योंकि इसमें हम लोग उसके जड़ के साथ ही पशुओं को देते हैं, जिससे चलते जो है भरपूर मात्रा में जो मिनरल्स और विटामिन पशुओं को मिलती है, जिसके चलते हमारे पशु जो है स्वस्थ भी रहता है और उत्पादन में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो किसान भाई बहन, अभी आपने देखा पशुओं में हरे चारे का क्या महत्व है। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको देते हैं अपनी दूसरी जानकारी। हमारी दूसरी जानकारी है धान की फसल में जीवाणु खाद का प्रयोग। अगर आप फसल की अच्छी उत्पादन चाहते हैं तो आपको अच्छे से उसकी खाद देना बेहद ज़रूरी होता है, तभी आप उत्पादन अच्छा पा सकते हैं। और इन दिनों वर्मी कंपोस्ट का डिमांड भी बढ़ता जा रहा है, जिससे फसल अच्छी हो रही है। तो चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे, मिलते हैं विशेषज्ञ से और लेते हैं जानकारी। आज हमारे साथ हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर कुमार झा जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि धान के फसलों में जीवाणु एवं जैविक खाद का प्रयोग किस प्रकार से किया जाए। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जोहार किसान भाइयों। सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि धान के फसलों में जीवाणु एवं जैविक खाद का जो महत्व है वो कैसे है। धान के फसल में ऐसे तो जीवाणु एवं जैविक खाद का आजकल महत्व बढ़ता जा रहा है। जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि रासायनिक खादों एवं केमिकल्स के प्रयोग से जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसमें बहुत सारे रासायनिक पदार्थ हमारे जो हम खाते हैं उनके अंदर चला जाता है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आजकल पैदा हो रही हैं। अतः लोग जैविक खेती की ओर जैविक खेती को आज बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसी संदर्भ में धान की खेती अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो जीवाणु खाद पहले तो ये जानना होगा कि जीवाणु खाद क्या है। तो किसान भाई जानते हैं कि हमारे फसलों के लिए कुछ हमारे जो वातावरण में है, मिट्टी में है, बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो हम पौधों के लिए बहुत आवश्यक है और उनके लिए लाभदायक होते हैं, क्योंकि वो उनको पोषक तत्व और कुछ विटामिन मिनरल्स को उपलब्ध कराते हैं। जहाँ तक धान की खेती का सवाल है तो इसमें 2 तरह के जीवाणु खाद उपयोग में आते हैं। एक है एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर का उपयोग हम करते हैं जहाँ पर हम सीधी बुआई करते हैं, मतलब एरोबिक कंडीशन हो जा। आजकल धान का प्रचलन हो रहा है जहाँ हम किया बुआई नहीं करके, रोपाई नहीं करके सीधी बुआई कर रहे हैं। जहाँ हम सीधी बुआई करेंगे वहाँ हम एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एजोटोबैक्टर जो है एक तरह का बैक्टीरिया है जो हवा के नाइट्रोजन को लेकर के मिट्टी में फिक्स करता है, जो कि जिसको धान का पौधा या कोई भी पौधा लेकर के हम धान जो रासायनिक खाद जो हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं उसकी बचत कर सकते हैं। अगर हम इस जो एजोटोबैक्टर का एक पैकेट, मतलब 200-250 ग्राम का एक पैकेट आता है, उसको वो आधा एकड़ ज़मीन के लिए है। मतलब आधा एकड़ ज़मीन में जितने बीज लगेगी, आधा एकड़ ज़मीन में मान लिया आधा एकड़ ज़मीन में 10 किलो बीज लगता है, तो 10 किलो बीज के लिए वो एक पैकेट 250 ग्राम 20 रुपये का पैकेट आता है, उससे हम उपचारित करके बीज लगा सकते हैं। इसको उपचार करने की विधि यही है कि जो हम आधा किलो का पैकेट है, पहले 200 ग्राम 150 ग्राम गुड़ लेंगे, गुड़ को पिघला लेंगे। जब गुड़ ठंडा हो जाएगा तो उसमें ये पैकेट फाड़ के डाल देंगे, घोल बना लेंगे और उस घोल में बीज डाल देंगे। और बीज डाल करके जब बीज को निकाल के छाया में सुखा के और तब सोइंग करेंगे।
अगर किसान भाई के पास में गुड़ नहीं है तो वो इसके बदले माड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो धान भात बनाने में जो माड़ निकलता है, उस माड़ में भी, माड़ को में पानी नहीं मिलाना है, उस माड़ में आप ये पैकेट एजोटोबैक्टर का डाल दें, उसको घोल कर दें, उसमें बीज डाल दें जो लगाना है, और बीज निकालने के 10-15 मिनट के बाद बीज को निकालें, छाया में सुखा करके बीज की रोपाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो एक तो बीज का अंकुरण अच्छा होता है, और दूसरा इससे आपको जो आप यूरिया खाद की बचत होगी, मतलब 25 से 30 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर ये जो बैक्टीरिया एजोटोबैक्टर है वो मिट्टी में फिक्स करता है। तो इससे करीब 50-60 किलो नाइट्रोजन यूरिया खाद की बचत हो जाती है। अब दूसरा है, जहाँ पर हम रोपाई करते हैं धान की, जहाँ धान रोपाई करेंगे वहाँ पर हम ब्लू ग्रीन अलगी, जो किसान भाई देखते होंगे धान के खेत में हरा हरा ऊपर में जाता है, जिसको काई बोलते हैं किसान भाई, उसको ब्लू ग्रीन अलगी बोलते हैं। तो ये ब्लू ग्रीन का इस्तेमाल हम रोपाई वाले खेत में कर सकते हैं। इसका उपयोग हमको तब करना है जब रोपाई के 3-4 दिन बाद, जब रोपाई करने के 3-4 दिन बाद हम खेत में 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से ब्लू ग्रीन अलगी का छिड़काव खेत में कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू ग्रीन अलगी है, इसको किसान भाई अपने घर में आराम से बना सकते हैं। मतलब इसके लिए 2 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा गैल्वेनाइज शीट का एक नाद बना लेंगे। उस नाद में ऊंचाई करीब 30 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, और उसमें धान के खेत की 10 किलो मिट्टी SSP मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट जो खाद आता है वो 200-250 ग्राम, उसमें 10 ग्राम आपको चूना और थोड़ा सा अमोनियम मॉलिब्डेट 1-2 ग्राम डालना है। उसके ऊपर पानी डालना है। जब थोड़ा सा पानी जब अति हो जाएगा, जब सेटल कर जाएगा मिट्टी, उसके बाद आपको ये इसका जो कल्चर है, BGA का कल्चर आप बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, और उसको भुरकाव कर देंगे तो, और उस पर छोड़ देंगे तो उसके ऊपर 8 से 10 दिन के बाद एक हरे रंग की परत जम जाएगी। और जब परत जम जाएगी तो उसको पानी पटाना छोड़ देंगे। 10 दिन के बाद हम उसको खुरच लेंगे और फिर पुनः डाली देंगे। तो ऐसे हम 3 बार उससे ले सकते हैं। तो एक ट्रे से करीब 2 से 2.5 किलो हमको BGA मिलता है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, ये तो आप पूरे जीवाणु खाद के बारे में बताएं, और जैविक खाद का कैसे इसमें महत्व है? अब जैविक खाद किसान भाई जानते हैं, जैविक खाद गोबर की खाद है या केचुआ खाद है, या जैविक खाद में हम किसान अगर धान की खेती करना चाहते हैं तो हम हरी खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो धान के खेत की रोपाई से पहले, जब रोपाई करना है उससे पहले हम उसमें मूंग का सस्पैनिया, मतलब हम लोग ढैंचा कहते हैं, ढैंचा का बीज छीट दें, और जब ढैंचा 1 महीना का हो जाए तो उस पर जब रोपाई करना है, जब कदवा करते हैं उसको मिट्टी में मिला दें, उसके बाद धान की रोपाई करेंगे। तो इससे जो है बायोमास भी बढ़ जाता है, माने ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ता है, और पौधे को मिट्टी में नाइट्रोजन भी उपलब्ध हो जाता है। तो धान की खेती के लिए हरी खाद का उपयोग अच्छा है। उसके अलावा आप ये जो है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा कंपोस्ट खाद, माने गोबर खाद का इस्तेमाल करें या केचुआ खाद का इस्तेमाल करें। ऐसे खल्ली वगैरह का, अगर आप खल्ली वगैरह का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा कल्टीवेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा अभी जो चल रहा है, अपने घर में आप बीजामृत बना करके इस्तेमाल कर बीज उपचार कर सकते हैं। जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि जैविक खेती के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बीजामृत बनाने के लिए आपको 1 केजी देसी गोबर चाहिए, देसी गाय का गोबर 1 केजी, 1 लीटर यूरिन, और उसको आप 1 लीटर यूरिन और थोड़ा सा गुड़ मिला करके 10 लीटर पानी में डाल देना है आपको, और उसको 3 दिन के बाद आप उसको छान करके उससे आप बीज उपचारित कर सकते हैं। और ये आप अपने घर में बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बीजामृत है, ये एक तरह का जीवाणु खाद है। मतलब ये जो हम पहले जीवाणु खाद के बारे में, ये मिक्स्ड जीवाणु खाद है। इसमें भी बहुत सारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हमारे जो पौधे को फायदा पहुंचाने वाले जो जीवाणु हैं, वो बढ़ जाते हैं। और उसका उपयोग हम अगर बीजोपचार में करेंगे तो मिट्टी में पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाएगा, और नाइट्रोजन, हवा से नाइट्रोजन जो है वो भी फिक्स करेगा। बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि किस प्रकार से धान में जीवाणु और जैविक खाद का महत्व है, और किस प्रकार से हमारे किसान भाई इसको डालेंगे तो उससे किसानों को काफ़ी लाभ मिल पाएगा।
आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई बहन, आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको कैसी लगी? आशा करते हैं आज की हमारी दोनों जानकारियाँ आपको काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है हमें देने के लिए या हमसे कोई जानकारी लेनी है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। इसी के साथ मुझे शिखा स्वरूप को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन।